AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री आज आगामी चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री असम भी जाएंगे। इन दोनों राज्य में विभिन्न योजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा रखी जाएगी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री की ये 16 दिनों के अंदर इन राज्यों में दूसरा दौरा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर 23 जनवरी को दोनों राज्य गए थे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री असम में 2 अस्पतालों की आधारशिला और राज्य के राजमार्ग व प्रमुख जिलों की सड़कों के उन्नयन वाले असोमाला योजना की शुरुआत करेंगे। तो वहीं पश्चिम बंगाल में हल्दिया में अधोसंरचना विकास से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मार्च और अप्रैल के महीने में इन दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने की सारी तैयारियां कर रही है। कल पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा द्वारा रथ यात्रा निकाली गई थी, जिसमें जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, 10 साल में ममता दीदी ने माँ, माटी और मनुष्य का जो अपमान किया है, आज उसके खिलाफ परिवर्तन यात्रा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे, जिसमें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित LPG आयात टर्मिनल और दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन सेक्शन को राष्ट्र को समर्पित करना शामिल है। कोरोना महामारी से जूझने के बाद अब भारत के हालात सामान्य हो रहे हैं, जिस पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में केंद्रीय विदेश मंत्री ने कहा, महामारी के बाद भारत पहले से बहुत अलग है। इस समय भारत के लिए स्वास्थ्य भलाई महत्वपूर्ण हो गई है, इसलिए बजट में भी सरकार ने स्वास्थ्य और भलाई क्षेत्र को इतनी बड़ी प्राथमिकता दी है। अर्थव्यवस्था की बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा, उम्मीद है आगामी वर्षों में 2 अंकों वाली 11% से अधिक आर्थिक वृद्धि व्यवस्था में प्राप्त हो सकेगी। इस समय हमारे लिए अहम मुद्दा कोरोना रिकवरी एंड इकोनॉमी रिकवरी के बीच है। भविष्य की दिशा क्या होनी चाहिए, ये बजट द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। भारत और चीन के बीच कई महीनों से चलती आ रही तनावपूर्ण स्थिति पर विदेश मंत्री ने कहा, भारतीय सैन्य कमांडरों ने पिछले 1 साल के दौरान अपने चीनी समकक्षों के साथ 9 दौर की वार्ता की है और तनाव की स्थिति जब तक कम नहीं होगी, तब तक वार्ता भविष्य में भी जारी रहेगी। दिल्ली सीमा पर किसानों को विरोध प्रदर्शन करते हुए आज 74 दिन हो गए हैं। कृषि कानून के विरोध में आज सुनहेड़ा बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत आयोजित की जाएगी। इस पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव राकेश टिकैत, किसान नेता गुरुनाम सिंह चढ़ूनी, राष्ट्रीय किसान मजदूर एकता संगठन के अध्यक्ष बाबा गुलाम मोहम्मद, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आदि लोग उपस्थित रहेंगे। कल किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करते हुए भारत के विभिन्न राज्यों में देशव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया था। किसानों के चक्का जाम के ऐलान के बाद दिल्ली में सुरक्षा बल भारी संख्या में तैनात किया गया था। दिल्ली की सीमा पर किसानों को रोकने के लिए जिस जगह नुकीले तार बिछाए गए थे, किसानों ने उसी स्थान पर खेती शुरू कर दी है। कल राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उसी स्थान पर खेती करते हुए आलू और गन्ना बोया था। महापंचायत में करीब 1 लाख से अधिक किसानों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। मेवात किसान मोर्चा के प्रवक्ता रशीद एडवोकेट के अनुसार महापंचायत के संबंध में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में बसे मेवाती व 36 बिरादरी के किसान शामिल होंगे। महापंचायत के लिए किसानों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यूपी गेट पर आंदोलन स्थल पर किसानों को भी कैंप में रुकने के लिए आधार कार्ड की कॉपी के साथ 5 जमानती देने होंगे। यूपी उत्तराखंड में हिंसा के इनपुट मिलने पर राकेश टिकैत ने कैंपों में रुकने वालों की पड़ताल कराने का फैसला लिया है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसक झड़प के बाद
किसान मोर्चा ने बड़ा फैसला लेते हुए रूट बदलने वाले दोनों संगठनों को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही दोनों संगठनों के खिलाफ जांच के लिए कमेटी भी बनाई गई है। नए कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर दिल्ली सीमा पर किसानों को प्रदर्शन करते हुए 2 महीने से ज्यादा हो गया है। किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करने के लिए कृषि कानून के विरोध में अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए देशव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया था। किसानों के अडिग रवैये को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी लंबी लड़ाई की तैयारी कर ली है। दोनों ही पक्षों के बीच में समस्या का समाधान निकालने के लिए 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। पूर्व नौकरशाहों एक ग्रुप में पत्र लिखा, जिस पत्र में 75 पूर्व नौकरशाहों के हस्ताक्षर रहे। इस पत्र में नजीब जंग, जूलियो रिबेरियो और अरुणा राय शामिल हैं। इस पत्र में पूर्व नौकरशाहों ने लिखा कि प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रति सरकार का रवैया शुरू से ही प्रतिकूल व्यवहार वाला रहा है और बार बार असफल क्षेत्रीय, सांप्रदायिक और अन्य लोगों के साथ आंदोलन का ध्रुवीकरण करने का प्रयास निंदनीय है। इस तरीके से समाधान नहीं निकलेगा। भारत सरकार वास्तव में एक सौदापूर्ण समाधान चाहती तो 1.5 साल तक कृषि कानून को रोक कर रखने जैसे आधे अधूरे कदम का प्रस्ताव रखने की बजाय ये कानून वापस ले लेती और अन्य संभावित समाधान के बारे में बाद में विचार करती। पत्र में आगे कहा गया, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर हुआ घटनाक्रम चिंताजनक है, लेकिन उस दिन हुए गतिरोध का दोष किसानों पर डालने का प्रयास किया गया है। कृषि आंदोलन में किसानों के समर्थन में विपक्षी पार्टियों में जहां कांग्रेस सबसे ज्यादा भाग ले रही है, वहीं दूसरी ओर भारत के नागरिक समेत विदेश के नागरिक भी किसानों के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। अब विदेशी हस्तियों ने भी किसान आंदोलन को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया है। विदेशी हस्तियों के समर्थन के बाद भारत में भी कई नामचीन लोगों ने पलटवार करते हुए कहा, भारत के आंतरिक मामलों में किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमारा मुद्दा है, हम इसे खुद सुलझा लेंगे। जिसमें सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा समेत बॉलीवुड जगत के कई अभिनेता और अभिनेत्रियां शामिल हैं। तो वहीं दूसरी ओर विदेशी हस्तियों पर पलटवार करने के लिए केंद्र सरकार ने एक अभियान चलाया था, जिस पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने कहा, अभियान में लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर को नहीं उतारना चाहिए था। आगे राज ठाकरे ने कहा, अमेरिकी गायक रिहाना और अन्य हस्तियों का नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करना भारत के आंतरिक मामलों में दखल देना जैसा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी का नारा भी परेशानी भरा था। केंद्र को लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर को उसके रुख से समर्थन में ट्वीट करने के लिए नहीं कहना चाहिए था और उनकी प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगाना चाहिए था। केंद्र सरकार के इस कदम की वजह से अब उन लोगों को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। आगे राज ठाकरे ने कहा, दोनों ही हस्तियां अपने क्षेत्रों में सही मायनों में दिग्गज हैं, लेकिन बहुत ही सरल व्यक्ति हैं और सरकार के इस कदम से अब उन लोगों को आक्रोश और आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में हाथरस गैंगरेप का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है। बिहार में अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आरोपियों ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसका शव जला दिया। जब पीड़ित परिवार थाने में शिकायत दर्ज कराने गया तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और पीड़ित परिवार लगातार पुलिस से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने एक न सुनी, जिसके बाद पिता ने न्याय की अपील करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया। वीडियो वायरल होने के पश्चात आला अधिकारियों के निर्देश पर कार्यवाही शुरू हुई। मामले में लापरवाही बरतने की वजह से संबंधित थाने के थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया। इस मामले पर राज्य के मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन की लापरवाही पर निशाना साधते हुए कहा, बिहार में हाथरस कांड की तरह
एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ निर्मम हत्या कर उसकी लाश को रातों रात जला दिया गया। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा, नीतीश कुमार नाकामयाबियों के सिकंदर बन गए हैं। ये मामला लगभग 15 दिन पहले का बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार नेपाल का रहने वाला है और मोतिहारी में एक किराए के मकान में रहकर मेहनत मजदूरी कर अपना घर चलाता है। 21 जनवरी को बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था। उस समय बच्ची घर में अकेली थी। दुष्कर्म का आरोप मकान मालिक के परिवार पर लगाया गया है। पिता के अनुसार आरोपियों ने देर रात बच्ची पर केरोसिन डालकर उसका शव जला दिया। उत्तराखंड के चमोली जिले में रैनी में ग्लेशियर फटने से नदी में बाढ़ आ गई है, जिसके चलते चमोली से हरिद्वार का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है, तो वहीं चमोली जिले के नदी किनारे की बस्तियों को पुलिस लाउडस्पीकर से अलर्ट जारी कर रही है। अपर अधिकारी टिहरी शिवचरण द्विवेदी के अनुसार धौली नदी में बाढ़ आने की सूचना मिलने के बाद जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही हरिद्वार जिला प्रशासन को भी अलर्ट जारी किया गया है। सभी थानों और नदी किनारे बसी आबादी को सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। चमोली के पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान के अनुसार बाढ़ से काफी नुकसान की सूचना आई है, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। टीम के मौके पे पहुंचने के बाद ही नुकसान की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकेगा। ग्लेशियर फटने से बांध क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते नदी में बाढ़ आई है। श्रीनगर में प्रशासन ने नदी किनारे बस्तियों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है और नदी पर काम कर रहे मजदूरों को भी बाढ़ के चलते हटाया गया है। स्टेट कंट्रोल रूम के अनुसार गढ़वाल की नदियों में पानी ज्यादा भरा हुआ है, जिस वजह से करंट लगने से कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिव आपदा प्रबंधन और डीएम चमोली से घटना की पूरी जानकारी प्राप्त की और संबंधित सभी जिलों को अलर्ट दिया है। इसके साथ ही लोगों से गंगा किनारे न जाने की अपील भी मुख्यमंत्री ने की है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मारकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में 1 लाख के इनामी नक्सली को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया। इस समय भारत की स्थिति को देखते हुए नक्सली आए दिन हमले कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही नक्सलियों को पकड़ने के लिए सरकार द्वारा इनाम भी घोषित किया गया है। इससे पहले कई नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। दांतेवाड़ा जिले में कुछ समय पहले 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। पुलिस और सीआरपीएफ के एक अधिकारी के अनुसार 2 नक्सलियों के सर पर इनामी राशि का पुरस्कार रखा गया था। इससे पहले 14 अगस्त 2020 को भी दांतेवाड़ा में 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। इस दौरान पुलिस के समकक्ष 3 कमांडर स्तर के कर्मियों सहित 16 नक्सली शामिल थे। स्थानीय पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लोन वराटू अभियान के तहत काफी नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2020 में जून के महीने में की गई थी। नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए महिला कमांडो भी कार्य कर रही हैं, जिसके तहत 16 महिला बटालियन की 34 महिला कर्मियों को 3 महीने के लिए कोबरा इंडिकेशन ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया है। भारत में कोरोना के मामलों में वृद्धि और गिरावट का सिलसिला लगातार बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,059 मामले सामने आए हैं, तो वहीं इस दौरान 78 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसके साथ ही 11,805 लोगों ने इस महामारी को मात दी है। भारत में दिन पर दिन कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है। अब तक भारत में कोरोना के लगभग 1 करोड़ 8 लाख मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं अब तक इस महामारी के कारण लगभग 1,54,000 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 1,48,766 है। बीएनओ के जरिए हांगकांग में रहने वाले कुछ लोगों ने ब्रिटिश नागरिकता ली है, जिस वजह से चीन बौखलाया हुआ है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्रिटेन से नाराज चीन इसको लेकर मार्च में जवाबी कदम उठाने की योजना बना रहा है। ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट योजना के तहत ब्रिटिश नागरिकता रखने पर हांगकांग के निवासियों को अब तक इस बात को घोषित करना पड़ेगा। विश्लेषकों के अनुसार बेल्जियम पासपोर्ट धारकों की चीनी नागरिकता और हांगकांग की स्थायी निवासी को छीना जा सकता है। 29 जनवरी को चीन के अनुसार वो 31 जनवरी से हांगकांग के लोगों के लिए वैध यात्रा और पहचान पत्र दस्तावेज के रूप में बीएनओ की मान्यता नहीं देता। इसके साथ ही चीनी यूके की नागरिकता योजना के खिलाफ और कदम उठाने के लिए अपने अधिकार को सुरक्षित रखेगा। ब्रिटेन के अनुसार चीन ने हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करके शर्तों का उल्लंघन किया है, जिसके तहत करीब 23 साल पहले 1997 में हांगकांग को चीनी अधिकारियों को सौंपा गया था। ब्रिटेन ने पिछले वर्ष जुलाई के महीने में हांगकांग के लोगों के लिए नागरिकता देने की योजना का खुलासा किया और आगे ब्रिटेन का कहना है अगर जरूरत पड़ी तो स्थायी समिति मार्च में दूसरी बार चीन के राष्ट्रीयता कानून की व्याख्या करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी 24 न्यूज लखनऊ।